Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS। तो रिसेंटली एक स्टडी के हिसाब से जो 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज होती हैं, ह्यूमंस इनको एक्सटेंड कर चुके हैं। ये वो लिमिट्स हैं जिसके ये बेसिकली एक लिमिट में रहनी चाहिए अगर इनकी कोई एक लिमिट सेट कर दी गई है, बट ह्यूमंस इनको ब्रीच कर चुके हैं। कुछ जैसे क्लाइमेट चेंज हम ब्रीच कर चुके हैं, और भी चीज़ें हम इसमें ब्रीच कर चुके हैं, हम उनके बारे में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल सकते हैं, प्लस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये 9 प्लेन बाउंड्रीज आपको याद होनी चाहिए, प्लेनेटरी बाउंड्रीज। सो वील स्टार्ट, देन वील सी कि जो स्टडी है वो क्या कहती है, बिकॉज 6th मास एक्सटेंशन चल रहा है, ये इस का ये एक बहुत मेजर सपोर्ट है। आफ्टर दैट वील सी द प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट वाई न्यूज। सो अभी जनरल जो साइंस एडवांसेस है, इसमें एक जर्नल पब्लिश हुआ था, एक नई स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें कहा गया है कि जो वर्ल्ड है उसने 9 में से 6 प्लेनेटरी बाउंड्री जो हैं हम इनको ब्रीच कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये जो बाउंड्रीज हैं अर्थ की स्टेबिलिटी और रेजिलियंस के लिए जरूरी हैं, एक लिमिट में रहना है इनका। सो साइंटिस्ट ने बेसिकली इस प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट किया अर्थ के इकोसिस्टम के अंदर ही, और ये देखा कि ये जो है इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस लास्ट 12,000 सालों से चल रही है, इसमें 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज का बहुत ज्यादा मेजर रोल रहा है। अब इसमें ब्रीच कौन कौन सी हुई हैं, तो ये बेसिकली एक सेफ ऑपरेटिंग स्पेस है। जो आपका ग्रीन वाला है, इसमें स्ट्रेटोफिजिक ओजोन डिप्लीशन अभी भी सेफ में है, देन एटमॉस्फेरिक एरोसॉल लोडिंग सेफ में है, ओशन एसिडिफिकेशन भी अभी सेफ जोन में है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो बायोस्फीयर इंटीग्रिटी है, ये जो जेनेटिक जो चीज़ें हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वगैरह हो गए, सो ये देखिए ये बहुत हाई रिस्क पर है। क्लाइमेट चेंज हाई रिस्क पर है। नोवल एंटिटीज समवॉट हाई रिस्क पर हैं, ये थोड़ा एक ग्रे एरिया में पड़ता है। वील सी फर्दर कि इनको क्या क्या कहा जाता है, फिलहाल हम बस रिस्क देख रहे हैं। लैंड सिस्टम एक्सचेंज विद इन ये जोन ऑफ इंक्रीजिंग रिस्क पर है, ये भी इंक्रीजिंग रिस्क का जोन है जो फ्रेश वाटर चैलेंज है। और जो बायो जियो केमिकल जो फ्लोज हैं, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के, ये रिस्क से बहुत ज़्यादा है। सो दिस वॉज अकॉर्डिंग टू द स्टडी। ये प्लेनेटरी बाउंड्रीज होती क्या है, ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो पहला जॉन रॉकस्टॉर्म ने बेसिकली इसको प्रपोज किया था, और लगभग 28 इंटरनेशनली रिनोन्ड साइंटिस्ट थे। 2009 में इसको पब्लिश किया गया था। ये एनवायरमेंटल लिमिट्स हैं, रिमेंबर दैट दीज आर एनवायरमेंटल लिमिट्स, जिसके विद इन अगर ह्यूमैनिटी रहेगी तो वो सर्वाइव कर पाएगी। और ये जो बाउंड्रीज हैं, ये स्टेबिलिटी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो पहली बाउंड्री है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज जब लॉन्ग टर्म अल्टरनेशंस हो लगते हैं अर्थ के टेम्परेचर पे, प्रेसिपिटेशन पे, वेदर पैटर्न चेंज होने लगेगा, और ये जो प्राइमरली होगा ये एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन से होगा। सो ये क्लाइमेट चेंज होता है। जो कंसंट्रेशन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का, ये 410 ppm पास कर चुका है स्टडी के हिसाब से। अभी हम इसको और आगे देखेंगे, जबकि 350 के अराउंड होना चाहिए। हाईएस्ट लेवल जो है ये लगभग पिछले 8 लाख सालों का सबसे हाईएस्ट लेवल CO2 फिलहाल है। सो ये बहुत एक कंसर्निंग टॉपिक है। सो ये जो बाउंड्री है प्लेनेटरी और सोसाइटी, ये बहुत सोसाइटल सिग्निफिकेंस और प्लेनेटरी सिग्निफिकेंस के लिए भी है, क्योंकि ये ग्लोबल इकोसिस्टम को सीधा अफेक्ट करेगा, वेदर पैटर्न अफेक्ट करेगा, एक्सट्रीम वेदर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना हो रही है उसको अफेक्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन हेल्थ, इकोलॉजिकल सिस्टम, ये सारी चीज को अफेक्ट करता है। बायोस्फीयर इंटीग्रिटी की बात करेंगे तो जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में बहुत रैपिड डिक्लाइन हुआ है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, हंटिंग है, क्लाइमेट चेंज है। सो इससे इट इज नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड कि अर्थ का ये 6 मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। जितने स्पीशीज पिछले 1000 ईयर्स में नहीं खत्म हुए थे, उतने स्पीशीज पिछले 100 ईयर्स में खत्म हो चुके हैं। ये एक है। देन स्पीशीज जो है करंटली, ये जो इनका जो रेट है एक्सटिंक्शन का, वो लगभग 1000 टाइम्स ज्यादा है अगर इनके बैकग्राउंड रेट से हम कंपेयर करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। फर्दर अगर ये जाएगा तो ये इकोसिस्टम की रेजिलियंस कम कर देगा, नेचुरल रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, एंड एसेंशियल सर्विसेज कम हो जाएंगे। बायोस्फीयर इंटीग्रिटी या अलग अलग स्पीशीज का होना इसलिए जरूरी है। एक थ्योरी है जिसको एरोप्लेन प्रोपेलर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, एनसीईआरटी में इसका जिक्र है। सो इसके हिसाब से एक एरोप्लेन को चलाने के लिए सारे चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग स्पीशीज, इसके अलग अलग पार्ट्स होंगे, जैसे कोई पार्ट विंग होगा, कोई पार्ट इसके सीड्स होंगे, कोई छोटे छोटे बोल्ट्स होंगे, कोई स्पीशीज फॉर एग्जांपल कोई छोटी स्पीशी हो गई। सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। कोई एक स्पीशी होगी जो बूस्टर होगी इसके लिए। दिस इज आवर होल इकोसिस्टम। तो एक दो स्पीशी के जाने से हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन अगर कोई मेजर कीस्टोन स्पीशी चली जाती है, फॉर एग्जांपल अगर एरोप्लेन का एक विंग चला जाता है, तो वो पूरा ही सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो देयर आर चांसेस कि अगर कुछ कीस्टोन स्पीशीज चली जाती हैं तो पूरा जो है वो 6 मास एक्सटेंशन
आ सकता है। देन जियो केमिकल फ्लोज, जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, जो इनकी जो साइकिल होती है नेचुरल साइकिल, ये बहुत ड्रामेटिकली अल्टर हुई है। अप्रोक्सीमेटली लगभग 80% नाइट्रोजन और 75% जो फॉस्फोरस है, ये जो हम क्रॉपलैंड्स में लगाते हैं फर्टिलाइजर्स के थ्रू, ये सीधा एनवायरमेंट में एंड करता है। अब इन जो साइकिल्स है, जो प्लेनेटरी साइकिल्स हैं, इनमें जब डिस्ट्रप्शंस आएंगे इससे यूट्रोफिकेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, ऑक्सीजन डिप्लीटेड जो डेड जोन्स होते हैं, जो एक्वेटिक सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ओशंस एंड ऑल, इसमें एक जोन ऐसा होगा जो कंप्लीटली डेड जोन होगा, जिसमें ऑक्सीजन होती ही नहीं है। अब इस जोन में जो फिशेज होंगी, जो फिशरीज होंगी, बाकी जो ग्रासेस वगैरह होंगी, दे विल बी डेड सून। सो दिस इज द डेड जोन। ये इन केमिकल की वजह से होता है। देन जो उसके बाद है वो नॉवल एंटिटीज का इंट्रोडक्शन है, नए सब्सटेंसेस, नए ऑर्गेनिजम्स, कार्टेगिया नगोया प्रोटोकॉल जिनके ऊपर बेस्ड हैं। सो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस करता है ह्यूमन, जैसे सिंथेटिक केमिकल, जीएमओज एंड ऑल, नैनो मटेरियल्स, नैनो यूरिया एंड ऑल। सो लगभग 3,50,000 डिफरेंट केमिकल्स एंड मिक्सचर्स जो हैं ये कमर्शियली अवेलेबल हैं, और इनके कितने लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हैं ये एकदम अननोन है, क्योंकि केवल इनके प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता है, इनके डिस्ट्रॉय करने पे नहीं ध्यान दिया जाता है। अभी जो बाउंड्री है प्लेनेटरी और सोसाइटल सिग्निफिकेंस होती है इसकी, क्योंकि जो नॉवल एंटिटीज हैं, ये इकोसिस्टम, ये बायो एक्युमुलेट हो जाती हैं फूड चेन्स के अंदर, और ये ह्यूमन हेल्थ को फिर रिस्क करती हैं। सो बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। सो इस बाउंड्री को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है इफ वी वांट टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द अर्थ सिस्टम। सो प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसको बचाना बहुत जरूरी है। देन लैंड सिस्टम चेंज की अगर हम बात करेंगे तो लैंड सिस्टम चेंज बेसिकली इसमें जो नेचुरल लैंडस्केप का कन्वर्जन है फॉरेस्ट या वेटलैंड्स का, जब हम उनको एग्रीकल्चर या अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, तो ये उस सिस्टम में आता है। 1960s के बाद से लगभग वर्ल्ड ने 20% जो उसका फॉरेस्ट कवर था उसको लूज कर दिया है। ये जो बाउंड्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हैबिटेट लॉस होगा, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होगी, सॉइल डिग्रेडेशन होगा, डिसरप्शंस होंगे ग्लोबल कार्बन साइकिल में। सो ये सारी चीजें होंगी जो फर्दर क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देगा। फ्रेश वाटर यूज की बात करेंगे, जो अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन है, बड़े बड़े पंप्स लगा के हम पूरा ग्राउंड वाटर ले लेते हैं। सो दिस इज द केस। इससे जो फ्रेश वाटर का सोर्सेज है ये बहुत डिप्लीट हुआ है, रिवर्स, लेक्स, एक्वाफायर्स में वाटर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर अकेला 70% जो ग्लोबल फ्रेश वाटर जाता है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जाता है। सो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये जो बाउंड्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वाटर स्केर्सिटी है ये सीधा सीधा फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगी, अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल टेंशन इंक्रीज होंगी, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं डिफरेंट स्टेट्स के बीच में। इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है आपका द कावेरी डिस्प्यूट। तो केवल वाटर की वजह से दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। देन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन, जो ओजोन डिप्लीटिंग लेयर है जिसके बारे में आज सुबह ही हमने डिस्कस किया था टीओडी के माध्यम से, इसमें बेसिकली प्राइमरी ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का रिलीज होता है उसकी वजह से होता है, एंड बाकी जो अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, सो ये बेसिकली यूवी रेडिएशन से बचाता है, बट ये भी बहुत ज्यादा कम हो रहा है। देन 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, नेसेसरली लगभग 99 रिडक्शन हमने किया था जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। इसके अलावा इसमें किगाली अमेंडमेंट है, देन वियना कन्वेंशन है। सो दीज आर द थिंग्स। देन ये जो बाउंड्री है प्लेनेटरी और सोसाइटल इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूवी रे से प्रिवेंट करती है। अब यूवी रेज स्किन कैंसर करेगा, कैटरेक्ट करेगा, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो सकता है ह्यूमंस का। सो इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी सब में डैमेज हो सकता है। ओशियन एसिडिफिकेशन, ओशियन जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो उनका जो pH लेवल है इट विल कम डाउन, एसिडिक हो जाएंगे। अब इससे और ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। अगर हम बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले अगर ग्लोबल ओशियानिक pH लगभग 0.1 यूनिट से कम बढ़ा है, ये यहां देखने में छोटा लग सकता है, बट ग्लोबल अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत ज्यादा है। ये जो प्लेनेटरी बाउंड्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ओशन एसिडिफिकेशन है ये मैराइन लाइफ को एकदम खत्म कर देगा, खास करके जो कैल्सिफाइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कोरल रीफ्स हैं, शेल फिशेस हैं। फर्दर बायोडाइवर्सिटी थ्रेटन हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी, लिवलीहुड, बहुत सारे लोगों का इस पे लिवलीहुड डिपेंडेंट होता है ओशन रिसोर्सेज पर, वो डिप्लीट हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग, एरोसोल जो टाइनी लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये है, ये एयर क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। फाइन पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 है रिस्पॉन्सिबल है लगभग 4.2 प्रीमेच्योर डेथ्स ग्लोबली ईच ईयर। दिस पॉइंट कैन बी यूज्ड इन योर मेंस आंसर राइटिंग। सो अगर पॉल्यूशन पर आता है तो इस बाउंड्री को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज करा सकता है, जो आपका स्मॉग का फॉर्मेशन होता है दिल्ली में खासकर। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है, फोटोकेमिकल स्मॉग जो है। सो ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग की वजह से होता है। दिस इज फोटोकेमिकल स्मॉग। ओके, नेक्स्ट अगर हम स्टडी के की हाइलाइट्स देखेंगे तो बाउंड्रीज पे क्या इंपैक्ट पाया है। क्लाइमेट चेंज जो है ये बेसिकली रिसर्चर्स ने CO2 की बाउंड्रीज और जो रेडिएटिव फोर्सिंग होती है, रेडिएटिव फोर्सिंग बेसिकली जो एनर्जी का इम्बैलेंस है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको ये इंडिकेट करता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड था लगभग 350 पार्ट्स पर मिलियन, इसको हमने सेट किया था, इसकी लिमिट सेट की थी, एक प्लानिटरी बाउंड्री सेट की थी। एंड जो आपका रेडिएटिव फोर्सिंग है लगभग 1 वाट पर मीटर स्क्वायर मीटर होना चाहिए रेस्पेक्टिवली, जो एनर्जी इम्बैलेंस है। करंटली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 417 पार्ट्स पर मिलियन पहुंच चुका है, और जो ये रेडिएटिव फोर्सिंग है सो इट इज अराउंड 2.91 वाट पर मीटर स्क्वायर। यू शुड नो व्हाट इज रेडिएटिव फोर्सिंग। प्रीलिम्स में टर्मिनोलॉजीज कई बार पूछ लेते हैं। बायोस्फीयर इंटीग्रिटी की अगर हम बात करेंगे तो बायोस्फीयर इंटीग्रिटी रिसर्चर्स ने देखा कि इसमें बेसिकली 10 एक्सटिंक्ट स्पीशीज होने, एक लिमिट है जिसमें 10 एक्सटिंक्ट स्पीशीज पर मिलियन स्पीशीज ईयर्स हो सकता है। लेकिन जो ह्यूमन इंड्यूस स्पीशीज एक्सटेंशन है, ये जो एक्सटेंशन हो रहा है, ये जो सेफ लिमिट था उससे भी बहुत ज्यादा एक्सीड कर चुका है। स्टडी के हिसाब से जो एक्सटेंट रेट है ये 100 एक्सटेंशंस पर मिलियन स्पीशीज ईयर से ज्यादा है, जो कि 10 होना चाहिए था। देन ये एस्टिमेटेड है कि लगभग 1 मिलियन ऑफ द 8 मिलियन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो हैं ये दे आर थ्रेटेंड विद द एक्सटेंशन प्रॉब्लम। 8 मिलियन में से 1 मिलियन। देन लगभग 10% जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, ये वाइप आउट हो चुकी है पिछले 150 सालों में। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। देन लैंड सिस्टम चेंज की बात करेंगे तो जो ग्लोबल फॉरेस्ट लैंड है ये बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है। सेफ लिमिट जो 75% थी वो सेफ लिमिट वो लिमिट हम फिलहाल 60% पे ला चुके हैं, तो केवल 60% फॉरेस्ट लैंड सिस्टम फॉरेस्ट लैंड्स है। देन फ्रेश वाटर चेंज की अगर हम बात करेंगे तो जो ब्लू वाटर है, जैसे सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर जिसको हम लोग पीते हैं, और जो ग्रीन वाटर है जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है, इसमें बहुत ज्यादा ये अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट पार कर चुके हैं। जो इनकी लिमिट थी, ब्लू वाटर लगभग 10.2% होना चाहिए था, ग्रीन वाटर लगभग 11.1% रेस्पेक्टिवली। 1905 और 1929 में इनका ये डेटा है। करंटली जो ब्लू वाटर है वो बेसिकली इसके पे जो इम्पैक्ट्स है, इसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो उससे बहुत ज्यादा ही है, लगभग 18.2% ब्लू वाटर पर और 15.8% ऑन द ग्रीन वाटर। तो ये एक इसके सेफ थ्रेशोल्ड से बहुत ज्यादा है। देन बायोजियोकेमिकल जो फ्लोज हैं, इसमें जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन का जो यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स के थ्रू, जो बाउंड्री है ये लगभग 11 टेराग्राम्स फिक्स की गई थी फास्फोरस के लिए, 62 टेराग्राम नाइट्रोजन के लिए। लेकिन फिलहाल जो है ये फास्फोरस के लिए 22.6 टेराग्राम हो चुका है, और नाइट्रोजन जो है वो 62 टेराग्राम जो होना चाहिए था वो 190 टेराग्राम है। दिस इज कंसर्निंग। देन नोवल एंटिटीज की बात करेंगे, जो नोवल एंटिटीज हैं ये लगभग 0 कैलकुलेट की जाती थी। ये हम बात कर चुके हैं क्या होती हैं, जैसे माइक्रोप्लास्टिक्स हो गए, जो नए नए एंटिटीज हैं टेक्नोलॉजिकल फॉर्मेशंस के साथ जो आते हैं, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वगैरह हो गए, तो इस बाउंड्री को भी पार कर चुके हैं हम। इसका मतलब कि ह्यूमंस इस लिमिट को भी दे हैव ट्रांसग्रेस्ड दिस और दे आर जस्ट अबाउट टू क्रॉस दिस। सेफ बाउंड्रीज की बात करेंगे, जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन है, देन एरोसोल लोडिंग है एंड ओशन एसिडिफिकेशन है, ये लगभग प्लानिटरी बाउंड्री के अंदर था। हमने उस डायग्राम के हिसाब से देखा था इन द फर्स्ट स्लाइड। सो देन हाउएवर जो रिस्क है एरोसोल लोडिंग का और ओशन एसिडिफिकेशन का, ये इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। नाउ वी हैव अ प्रीलिमिनरी प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड अमंग द 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज? नोवल एंटिटीज, क्लाइमेट चेंज, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, रेडियोएक्टिव वेस्ट. So choose from the given below options. So it is only 3, 4, 5 or all of the above. I hope you all can answer it now. So this was all about the prelims practice question. And one more thing, जो starting में हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें अलग अलग प्लेट बाउंड्रीज का एक्सटेंशन था, कौन कितना ज़्यादा हो चुका है. You can take the screenshot of it. It can be useful for you. Then we have our mains practice question. What are the planetary boundaries? Shed light on the status of the planetary boundaries. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you, have a nice day and stay tuned with the Realist IAS for your better preparation.